makeup of man. So what is makeup of man? Start from a single cell ovum, single cell, single sperm. तो सेल से इतने मल्टीपल सेल्स कैसे होते हैं आज हम ये देखने वाले हैं. वी इन होम्योपैथी, दैट इज द ट्रू हीलिंग साइंस, ट्रीट द मैन इन डिजीज एंड नॉट द डिजीज इन मैन. ये हमारा ब्रीद वाक्य है कि वी ट्रीट मैन इन डिजीज एंड नॉट द डिजीज इन मैन. तो हैनीमैन के माइंड में ऐसा क्या आया होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये लिख के रखा? ऐसा क्या सोचा होगा उन्होंने, ऐसा क्या देखा होगा कि उन्होंने ये सेंटेंस लिख के रखा? क्या लगा होगा उनको, क्या स्टडी की होंगी उन्होंने, है ना? कि स्टडी भी ऐसी कि ओनली ऑन द इमेजिनेशंस, लॉजिक, उसके बेस पे इतना ग्रेट साइंस उन्होंने लिख के रखा. और उस ग्रेट साइंस में ये लाइन, वी ट्रीट द मैन इन डिजीज एंड नॉट द डिजीज इन मैन. तो कितनी जबरदस्त उनकी स्टडी, उनकी थिंकिंग रही होगी. अगर हम एक सिंगल सेल भी कंसिडर करते हैं तो वो कनेक्टेड होता है होल बॉडी, और अगर एक सिंगल सेल भी डिजीज्ड होता है, उसका फंक्शन डिसफंक्शन में कन्वर्ट होता है, तो होल बॉडी विल सफर. इसीलिए वी नीड टू ट्रीट मैन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन मैन. सो as we deal with highest organism on earth, the man, the highest organism, क्योंकि मैन को ट्रीट करना इतना इजी नहीं है. एनिमल को मेडिसिन देना है तो हम इजीली दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देना है, तो हमें पूरा मैन कंसिडर करना पड़ता है. उसका माइंड, उसका फिजिकल जनरल्स, पर्टिकुलर्स, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका डिजीज, उसका माइज्म, हमें ईच एंड एवरीथिंग हमें कंसिडर करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, पूछनी पड़ती है. इसीलिए कहा है कि हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, द मैन एंड हिज प्रीशियस बिलोंगिंग्स, द लाइफ. इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मैन, that is human being. In order to understand this man, we must look into the very makeup built up of this man. So इसीलिए हमें हर मेकअप मैन का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का देखना पड़ता है. तो कितने टाइप के मेकअप्स होते हैं? तो 5 टाइप्स के मेकअप होते हैं. एक मेंटल मेकअप, दूसरा जनरल मेकअप, तीसरा फिजिकल मेकअप, चौथा डिजीज मेकअप, एंड फिफ्थ वन इज माइज्मेटिक मेकअप. तो मेंटल मेकअप में हम टोटल उसके माइंड, उसका विल, नेचर, इंटेलेक्ट, उसके डिस्पोजिशंस, उसके रिएक्शंस, ये सब हम कंसिडर करते हैं माइंड में. जो फिजिकल मेकअप होता है, फिजिकल मेकअप में उसके फिजिकल्स, जैसे कि हाइट, वेट, उसका स्टेचर कैसा है ना, आईज कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, हेयर स्ट्रक्चर कैसा है, ईयर, नोज, हाइट, ये सब चीज़ें हम उसमें फिजिकल मेकअप में कंसिडर करें. टॉल है, शॉर्ट है, ओबेज है, लीन थीन है, ये सब चीज़ें हम फिजिकल मेकअप में देखते हैं. वही जनरल मेकअप, जनरल मेकअप में उसके टोटल फंक्शन, बॉडी के फंक्शन, जैसे कि उसका सबसे मेन बॉडी टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस टू हॉट, टॉलरेंस टू कोल्ड, उसकी थर्स्ट, एपेटाइट, स्टूल, यूरिन, पर्सपिरेशन, स्लीप, ड्रीम्स, डिजायर, एवर्जन्स, ये सब चीजें हम जनरल्स में लेते हैं. देन डिजीज मेकअप, डिजीज मेकअप में डिजीज किस टाइप का है, एक्यूट है, क्रॉनिक है ना, सोरिक है, मतलब इन्फ्लामेटरी है कि वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुए, पैथोलॉजी क्या है, कौन सा ऑर्गन एफेक्ट हुआ है. तो ये सब चीजें हम डिजीज मेकअप इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें डिजीज मेकअप में उसके जो डिजीज के सिम्टम्स होते हैं वो नहीं लेना होता है कि डिजीज सिम्टम्स के अलावा, मतलब डिजीज सिम्टम जो होते हैं वो हर पेशेंट में, अगर ट्यूबरकुलस के 10 पेशेंट लिया हमने तो 10 पेशेंट में जो ट्यूबरकुलर डिजीज के जो सिम्टम्स है वो कॉमन रहेंगे. तो हमें कॉमन चीज़ नहीं कंसिडर करनी होती है, इसलिए हम उसमें कुछ अलग मिलता है. क्या कि एक आधा पेशेंट है जिसको कफ होल डे होता है लेकिन नाइट में नहीं होता, और कोई पेशेंट होता है कि जिनको ओनली नाइट कफ होता है, होल डे नहीं होता है. तो नाइट हम होल डे वाला कंसिडर नहीं करेंगे, हम नाइट वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि नाइट एग्रेवेशन इट इज़ अ सिफिलिटिक एग्रेवेशन, इट इज़ मोस्ट डेंजरस एग्रेवेशन, क्योंकि नाइट हमें कंफर्ट देती है और नाइट में कंफर्टली रेस्ट स्लीप होनी चाहिए, और वो अगर डिस्टर्ब होती है तो इट इज़ मोर सीवियर और मोर डेंजरस. तो वो सिफिलिटिक होता है क्योंकि उसने नेचुरल रूल तोड़ा है. तो ये इस टाइप के सिम्टम्स हमें डिजीज मेकअप में लेने होते हैं. और लास्ट मेकअप इज माइज्मेटिक मेकअप.
तो माइज़मेटिक मेकअप में हमें देखना है कि डिजीज का माइज़म कौन सा है, प्रेजेंट कौन से माइज़म में है। अगर वो सोरिक है तो हमें ऑलमोस्ट ये देखना होता है कि डिजीज तो सोरिक है लेकिन वहाँ पे कुछ साइकोटिक टेंडेंसी आई हुई है क्या, तो हमारे लिए वो साइकोटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोरा तो है प्रेजेंट लेकिन साइकोटिक देखना होता है कि साइकोटिक कुछ मिलता है क्या। साइकोटिक डिजीज है, सोरो साइकोटिक डिजीज है तो हमें देखना होता है कि वहाँ सिपिलिटिक कुछ स्टार्टिंग हुई है क्या, एट द मेंटल लेवल, एट द फिजिकल लेवल। तो इस टाइप का हमें वहाँ पे सिम्टम देखना होता है। जैसा मैंने आपसे केस शेयर किया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो पेशेंट का पस सेल्स 200 के ऊपर पहुंच गया था। तो 200 पस सेल्स तो हुए, पस सेल इट इज साइकोटिक एंड इन्फ्लामेशन इट इज सोरिक, तो दैट डिजीज इज सोरोसाइकोटिक। बट वहां पे सिपिलिटिक कुछ है क्या हमें देखना होता है। तो सिपिलिटिक उसमें था कि प्रोटीन लॉस, यूरिन में प्रोटीन लॉस, इट इज सिपिलिटिक, इट इज सिपिलिटिक। सो हमें सिपिलिटिक देखना है कि सिपिलिटिक कुछ मिलता है। तो इस तरह से जो प्रेजेंट माइज़म होता है उससे हमें जो मोर इम्पॉर्टेंट है, मोर डेंजरस है, मोर सीवियर है वो हमें देखना होता है। तो ये होता है माइज़मेटिक मेकअप। तो ये 5 टाइप के मेकअप है, एक मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप, डिजीज मेकअप एंड माइज़मेटिक मेकअप। तो हम हर केस में जब हिस्ट्री लेते हैं तो ये 5 मेकअप उसमें कवर करते हैं। इसीलिए कहा है कि देखो कि मैन इज अ हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द, क्योंकि मैन को ट्रीट करना इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, क्योंकि हर चीज देखनी होती है, हर चीज। जब केस टेकिंग लेते हैं तो कान, नाक, आँख सब फिजिशियन के अलर्ट होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। जब भी हिस्ट्री लेते हैं तो ओनली पूछ रहे और लिख रहे, इट इज़ नॉट अ हिस्ट्री। हमारे आँख भी खुले होने चाहिए, कान भी। हमारा पूरा ध्यान पेशेंट के ऊपर होना चाहिए कि पेशेंट किस तरह से बता रहा है, किस तरह से ओनली आप वो बता रहे हैं ना, आप नीचे मुंडी करके लिख रहे तो कितने सारे सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन आप मिस कर देंगे। इसलिए जब हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट किस टोन में बोल रहा है ना, बताते हो कि उसके एक्सप्रेशंस क्या थे, उसके आँख के एक्सप्रेशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके एक्सट्रीमिटीज के एक्सप्रेशंस क्या थे, क्या मूवमेंट्स थी। तो ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होती है। वो कैसे बैठा है, कैसे बैठ के बात कर रहा है ना, किस टोन में बात कर रहा है। बहुत से पेशेंट ऐसा होता है कि असिस्टेंट के सामने बोलते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि इनको क्या बताना, इनको बता के क्या फायदा, हम तो मेन डॉक्टर के सामने ही बोलेंगे, उनको ही बताएंगे। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करते आनी चाहिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका माइंड क्या सोच रहा है। तो ये भी चीज ड्यूरिंग केस टेकिंग ऑब्जर्व होनी ही चाहिए। इसलिए जब हम ये 5 मेकअप कंसिडर करते हैं तो हर बात पे हमारा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान होना चाहिए। द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिंस विथ फर्टिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल सेल ओहम। फ्रॉम सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड ओहम it gets evolved to 100 trillion cells and thousands of control system to maintain it in health और होम्योस्टेसिस। यस, तो ये पूरे सेल, एक सेल नहीं तो पूरे सेल्स बॉडी के वो होम्योस्टेसिस, हेल्थ मेंटेन रखने में वर्क करते रहते हैं। ऑल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑल सेल्स अगर इन्वॉल्व है मतलब एक में के ऊपर ये फंक्शन डिपेंड होता है, होम्योस्टेसिस है, नॉर्मल से डिपेंड होती है, हेल्थ डिपेंड होती है। तो अगर उस सेल का, एक सेल का भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, बॉडी उसमें सफर होगी। इसीलिए मैन एज अ होल कंसिडर करना होता है। सो दिस फर्टिलाइज्ड ओम इज एनकोडेड विद जीन्स, ऑल द फ्यूचर स्ट्रक्चर दैट इज बॉडी एंड character, that means mind. Every one of us knows that genes control heredity from parents to children, but very few people know to realize that same gene also control the day-to-day function and reproduction of the cells. तो इस जीन्स में जो हर सेल्स में होते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये जीन्स में हर इंफॉर्मेशन होती है उस पर्सन्स के बारे में, उसके बॉडी के बारे में, उसके माइंड के बारे में, कि ये पर्सन किस टाइप का मेंटल लेके आया है, किस टाइप की बॉडी लेके आया है, इसके बॉडी के फंक्शंस क्या है, इसको कब क्या होगा, इसकी लाइफ कितनी होगी, हर इंफॉर्मेशन उस जीन्स में होती है। सो गाइटन द फिजियोलॉजिस्ट सेज इफ देयर इज एनी सेंट्रल थीम ऑफ लाइफ इट इज द जीन, दैट इज डीएनए सिस्टम। यस, तो गाइटन ने कहा है कि इट इज अ सेंट्रल थीम
जीन्स को कहा है सेंट्रल थीम, क्योंकि पूरे माइंड को, बॉडी को एंड माइंड को कंट्रोल और उसमें वो सुप्रीम होता है जीन्स। अगर एक जीन्स भी मिल गया तो पूरे उस मैन की इंफॉर्मेशन उससे निकल जाएगी। तो शायद आपको मालूम होगा कि ये जो जीन्स होते हैं, अगर एक जीन्स भी मिल जाता है तो पूरा पोर्ट्रेट हम खड़ा कर देते हैं, उसका लाइफ, उसका स्किन कलर, उसका फिजिकल मेकअप, उसका मेंटल मेकअप, टोटल इंफॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। तो ये कैसे? आप लोगों को मालूम होगा शायद कि डायनासोर का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे पता चला कि डायनासोर इस अर्थ पे थे। एनीवन हु नोज द थ्योरी ऑफ इन्वेंशन ऑफ डायनासोर, कोई जानता होगा तो शेयर कीजिए। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, हाउ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे मिले, कहाँ से मिले जी? बोनी स्ट्रक्चर तो बाद में ढूंढे लोगों ने, उसके पहले क्या हुआ था? एक साइंटिस्ट को जब वो फॉरेस्ट, यस एग्जैक्टली एक साइंटिस्ट थे जो फॉरेस्ट घूमने गए, तो फॉरेस्ट में एक झाड़ के पास वो बैठे, तो वो झाड़ के साल में, वो झाड़ के खोड़ में, जो मतलब वो उसका झाड़ का खोड़ था, उसमें उनको मतलब मॉस्किटो दिखा, चिपके हुआ, मरे हुआ, एकदम चिपके हुए हुआ, फ्लैट। तो उन्होंने उसको बिल्कुल चीर के निकाला, लेबोरेटरी लेके गए और उसके खून में डायनासोर के जीन्स मिले। शायद हो सकता वो मच्छर डायनासोर को काट के वो झाड़ पे बैठ गया और उस पे बैठ के उसको चिपक गया और आगे वो झाड़ के लेयर्स बढ़ते गए। तो एक मॉस्किटो के बॉडी में डायनासोर के जीन्स मिले और वो एक जीन से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ डायनासोर का। तो आप देखो कि जीन्स कितनी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और कितने सालों तक उसमें इंफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स जीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जीन्स के ऊपर कल मैंने बताया था कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट होती है। मतलब देखो कि होम्योपैथिक साइंस कितना डीप एक्टिंग साइंस है और कितना वेल प्रूव्ड साइंस है और कितना मॉडर्न साइंस है, राइट? Yes. Now let us understand the functioning of this gene DNA system, how it contributes to arrive at simillimum, to understand miasm, change of constitution in acute diseases and to study remedy relationship. Yes. तो जैसे हम जीन्स पे से पूरा स्ट्रक्चर निकालते हैं और जब यही जीन्स डिजीज्ड हो जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिजीज हो जाता है, तो हम जब मेडिसिन देते हैं और सपोज एक मेडिसिन की वजह से अगर उसे कंप्लीट क्योर नहीं हुआ तो हमें दूसरी मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। जो पहले मेडिसिन दी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके ही रिलेशनशिप में जाके हमें उसकी सिमिलर और उसके क्लोज रिलेशन की रेमेडी हमें ढूंढनी होती है और वो हमें उसकी एक्शन कंप्लीट कर देती है, वो डिजीज वो क्योर हो जाता है। तो इसीलिए हमारे मटेरिया मेडिकल में रिलेशनशिप का टॉपिक आया है। हर मेडिसिन की रिलेशनशिप होती है, कुछ इनिमिकल होते हैं, कुछ उसके सिमिलर होते हैं, यस, एंटीडोट्स भी होते हैं, यस, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये मेडिसिन रिलेशनशिप भी उस पर से ही बनी है कि एक मेडिसिन अगर कंप्लीट क्योर नहीं करती है तो हमें उसके मेडिसिन रिलेशनशिप में जाके हमें नेक्स्ट मेडिसिन ढूंढनी होती है ताकि उसकी एक्शन वो कैरी ऑन करे। तो इस तरह से ये जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं। और ये डीएनए कहाँ होते हैं? तो ये डीएनए होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। और सेल मीन्स क्या? सेल के क्या पार्ट्स है? तो सेल का मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। बाहर कोटिंग होती है उसकी सेल वॉल एंड अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सो द जीन डीएनए आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। There are about 100,000 different genes in each cell. The genes control the cell functions by determining what proteins will be synthesized within the cell. तो ये जो फंक्शन होता है, हर जीन्स का फंक्शन होता है, वो डिपेंड होता है कि उस जीन्स में कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है। वो प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन किस टाइप का दिखेगा, इसका लुक कैसा होगा, ये टॉल होगा, शॉर्ट होगा, ओबेज होगा, लेन थिन होगा, देन इसका माइंड कैसा होगा, है ना, माइल्ड होगा, एंग्री होगा, टिमिड होगा, करेजियस होगा।
तो ये प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड है टोटली. सो ईच जीन डीएनए ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. The RNA then spreads throughout the cell to control the formation of specific proteins. So each gene DNA automatically controls the formation of RNA. This RNA then spreads throughout the cell to control the formation of specific proteins. Yes. Two types of proteins are synthesized. कल बताया था. Some of the proteins synthesized as structural and majority of proteins are enzymatic, that is liquid proteins, chemical proteins. So our genes or the genetic code has inherited and acquired characters. तो जो इनहेरिटेड होते हैं वो उसके पेरेंट्स से होते हैं और जो एक्वायर्ड होते हैं उसके सेल्फ होते हैं. द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन ईच सेल इज एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर्स लाइक टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स एंड आवर एटीट्यूड, behavior, intellect, will, emotions, energy or speed. Physical, mental and general makeup of every individual arises from the genetic These all things are included in that proteins. If we understand how to decode this man, we will be adding science to our healing art. Yes. तो जो आप होम्योपैथ हैं, you are the most talented person and most modern person because you are handling the modern science. क्योंकि हमारे जीन्स उस प्रोटीन्स पे हमारी मेडिसिन उस प्रोटीन पे एक्ट हो रही है. हम जो मेडिसिन देंगे वो उस प्रोटीन्स पे एक्ट होंगी, जहां तक अभी कोई साइंस नहीं पहुंचा दूसरा. और ये आज नहीं, ये आज हमें पता चला है क्योंकि आज उस जीन्स की स्टडी हुई, प्रोटीन्स की स्टडी हुई. लेकिन ये होम्योपैथी तब से एक्ट हो रही है प्रोटीन्स पे जब से उसका इन्वेंशन हुआ, जब किसी को पता भी नहीं था कि हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग. तो देखो हमारे मास्टर कितने ग्रेट साइंटिस्ट होके गए, डॉक्टर हैनीमन. तो जीन्स कहाँ होते हैं? सेल में, न्यूक्लियस में. और जीन में क्या होता है? डीएनए. देन उसके बाद आरएनए फॉर्मेशन. आरएनए फॉर्मेशन से प्रोटीन्स निकलेंगे. टू टाइप्स के प्रोटीन्स, एक structural proteins, दूसरे enzymatic proteins. Structural proteins gives to structure of human beings and enzymatic proteins gives. तो enzymatic proteins को humoral proteins भी कहते हैं, liquid proteins भी कहते हैं, और जो structural proteins होते हैं उसको solid proteins कहते हैं. Ultimately these two proteins at the end gives us the characters. हम बॉडी से क्या पिकअप करेंगे? जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन से क्या पिकअप करेंगे? तो उसके कैरेक्टर्स, है ना, कि बॉडी ऐसी दिखती है, ये पर्सन ऐसा है, इसका लुक ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका स्किन कलर ऐसा है. दीज आर द ओनली कैरेक्टर्स, सिम्टम्स. उसी तरह से एंजाइमेटिक प्रोटीन से भी हम ओनली कैरेक्टर्स पिकअप करते हैं कि माइंड कैसा है, नेचर कैसा है, विल कैसा है, इंटेलेक्ट कैसा है, like this. Disposition and reactions. So as shown earlier, the structural or solid proteins gives rise to structure of the man. For example, tall, short, sharp, ugly, delicate, dark, color and texture of hair, skin, shape of face, nose. This also exposes miasm of the man. Yes. तो इसमें भी miasm होता है कि फेस कैसा है. तो सोरिक फेस कैसा होता है, साइकोटिक फेस कैसा होता है, और सिपिलिटिक फेस कैसा. सोरिक फेस इज ऑलवेज ओवल शेप, टैपर इन चीन, शार्प फीचर, नोज शार्प होगा, आईज शार्प होंगे, क्यूट सा लुक होगा. दैट इज द सोरिक फेस. वही साइकोटिक फेस कैसा होगा? राउंडेड, है ना, पूरा मुन के जैसा फेस, राउंड फेस होता है, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, नोज ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, चिक्स, चबी चिक्स, ऐसे फुगे गाल, लिप्स बड़े बड़े. दिस इज साइकोटिक फेस. एंड सिपिलिटिक फेस स्क्वायर शेप, है ना. सिपिलिटिक में स्क्वायर शेप होगा, बोन्स कैसे स्ट्रांग होंगे, चेहरे पे मस्कुलेचर कम दिखेगा और बोनी स्ट्रक्चर ज्यादा दिखेगा. आई बॉल्स अंदर गए हुए, पूरा ऐसा खड्डे दिखेंगे चेहरे पे, चिक्स अंदर गए हुए. दिस इज सिपिलिटिक फेस. अल्टीमेटली
जीन्स में ही मायाजम होते हैं, क्योंकि ये जो अगर इनहेरिटेड जीन्स है तो वो वहीं से कैरी करेंगे मायाजम, और उस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उस टाइप का बॉडी बनेगा, क्योंकि वो जीन्स से आया है, और जीन्स कंट्रोल द होल बॉडी, माइंड एज वेल एज बॉडी। तो जीन्स डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन को कैसा बनाया जाए, राइट। सो इसी पर डिपेंड होते हैं हमारे मेडिसिन, सेम टू सेम, इसीलिए हमारे मेडिसिन जीन्स पे एक्ट होते हैं। तो कैसे? दिस आल्सो एक्सप्रेसेस मायाजम ऑफ मैन, सिपिलिटिक अगली लुक, साइकोटिक राउंडेड फेस फीचर्स, स्टाउट एंड सोरिक इज डेलिकेट sharp features. The look or structure of person tall and thin, thus tubercular constitution. जो tubercular constitution होते हैं वो कैसे होते हैं? lean, thin, tall, long bones, long extremities. तो ये कौन से constitutions, कौन से मेडिसिन का constitution है? tubercular constitution. कौन से मेडिसिन्स आते हैं tubercular constitution में? जो tall होंगे, lean, thin होंगे, स्टाउट होंगे, यस, ट्यूबरक्यूलिनम, कलक्रिया फॉस, देन सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन बने, दिस कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल्स थ्रू जीन्स, क्योंकि वो जीन्स से ही निकला है, इसीलिए दिस मेडिसिन एक्ट ऑन जीन्स। कालीज, बराइटाज, नेट्रम्स, ओबेज, लाइकोपोडियम, कैप्सिकम, कलक्रिया, अमोनियम, स्टाउट, एकोनाइट, सेपिया, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम। स्किन कलर फेयर, कौन से ड्रग्स है जिनका स्किन कलर फेयर होता है? तो नेट्रम फॉस, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, ग्रेफाइटिस, पल्सेटिला, और जिनके डार्क स्किन होती है, ब्लैकिश, नक्सोमिका, सेपिया, एसिड नाइट्रिकम, ऑरम एंड कॉस्टिकम। कालीज आर ऑलवेज ब्लैकिश स्किन और ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑन द स्किन। ये सब अकॉर्डिंग टू मायाजम है, और ये सब इन मेडिसिन के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स है, जेनेटिक मेकअप्स है। देन टाइप ऑफ हेयर के भी मायाजम होते हैं, कर्ली, फाइन, ब्लॉन्डी, डार्क, all suggest type of constitutions. Color of eyes, facial features, erect posture, stoop shoulders, ये जो symptoms है इसमें से हम पेशेंट का constitution डिसाइड करते हैं, उसका डायथेसिस भी डिसाइड करते हैं। So all are expressions of basic unit life, that is cell, the genes। तो ये सब जो अभी हमने देखा, ये कौन से प्रोटीन से निकला है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यस। सो तो हमने अभी तक देखा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। नाउ अदर प्रोटीन्स, द ह्यूमरल और लिक्विड प्रोटीन सर्कुलेट थ्रू ब्लड एंड दे कैरी आउट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन ब्लड, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस बैलेंस, control of sugar, maintaining blood pressure, hydration, electrolyte balance, amination and phosphorylation, etc. All these are balanced in harmonious ways, that is automatic, to maintain the homeostasis in the body। तो इनका जो भी फंक्शन है, जैसा कि ये लिक्विड प्रोटीन्स का दिया है, इट आल्सो कंट्रोल्स द फिजियोलॉजी। सो ये जो करता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि ये सब जो हो रहा है, जो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ये टोटली ऑटोमेटिक है। सो अनदर फीचर ऑफ ह्यूमरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड इन डिजायर, एवर्जन्स, टॉलरेंसेस टू एनवायरमेंट फैक्टर लाइक सन, मून, wind, moon phases, thermal susceptibility, reaction to climate, sound, light, water regulations, or thirst increase or decrease. So these proteins are also control the temperament of man through his brain, that is limbic system. For example, those who have more of एड्रेनालिन, जिनमें मोर एड्रेनालिन मोर सिक्रेट होता है, उनमें एंगर
फ्राइट फियर ज़्यादा होता है, जिनमें सेरोटोनिन ज़्यादा होता है दैट इज सैडनेस, एनसेफेलिन और इपिनेफ्रिन दैट इज सैडनेस, डोपामिन जॉय एंड डिल्यूजन्स. सो दीज आर द एंडोक्राइंस. हमारा पूरा माइंड चलता है एंड माइंड पूरे बॉडी को चलाता है. तो बॉडी में जो भी होगा इन 4-5 हार्मोन्स की वजह से होगा. सो आवर इमोशंस आर अल्टीमेटली कंट्रोल बाय जेनेटिक मेकअप. और ये इसका कंट्रोल होता है जीन्स के ऊपर कि जीन्स में क्या इंफॉर्मेशन लेके आए, कि इसको एंग्री बनाना है, माइल्ड बनाना है, फियरफुल बनाना है, टिमिड बनाना है, सैडफुल बनाना है, लाइक दिस. The tolerances or the reaction to rudeness or grief, criticism, insult, mental stress and other environmental stress will determine what kind of constitution we are dealing with. Another crucial point to understand the type of constitution of the patient. Yes. Now we have understood that protein synthesized by gene gives basic character of person. The non-disease character or innate nature of the person is expressed. Yes, देखो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा सर ने बोला है कि नॉन डिजीज कैरेक्टर्स. तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिजीज कैरेक्टर्स कौन से और नॉन डिजीज कैरेक्टर्स कौन से. तो ये कैसे फाइंड आउट करना, डिजीज कैरेक्टर्स एंड नॉन डिजीज कैरेक्टर्स कौन बताएगा? ओके, ये हम कहाँ से सीखेंगे? तो फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी से, बराबर है. लेकिन नॉन डिजीज कैरेक्टर्स कौन से और डिजीज कैरेक्टर्स कौन से? जैसे हम ओनली माइंड की बात करते हैं तो माइंड में डिजीज कैरेक्टर्स कौन से होंगे और नॉन डिजीज कौन से होंगे? जो इनहेरिटेड है, जो पेरेंट्स से मिला है, पेरेंट्स से जीन्स सिंथेसाइज होके आए हैं और इसमें आके उसने जो कैरेक्टर्स दिए हैं, जैसे कि अगर उसके अंदर एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, मतलब पर्सन कैसा होगा? एंग्री होगा या फिर फियरफुल होगा, फ्राइटफुल होगा, राइट. लेकिन यही एंग्री जब रेज में कन्वर्ट होगा, एंगर वायलेंट बनेगा, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज द डिजीज कैरेक्टर्स. तो अगर वो एंग्री है, इट इज नॉट अ डिजीज कैरेक्टर्स. तो दोनों में से हमें कंसिडर क्या करना है? डिजीज कंसिडर करना है कि नॉन डिजीज कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करना है? आउट ऑफ कंट्रोलनेस कंसिडर करना है, लेकिन ये कब कंसिडर करना है? यस, सिफिलिटिक केसेस में तो लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि सिफिलिटिक में ही लेंगे. अगर प्योर सोरिक केस है और उसका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो वहां पे भी लेना पड़ेगा. ये कब कंसिडर करेंगे? ये तब कंसिडर करेंगे जब आपको पता चलेगा कि इट इज ओनली इमोशन, then leave it. But when it becomes its reaction, then it become most important for that constitution. वो अगर उसकी रिएक्शन होती है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, और वो अगर उसका ओनली इमोशन होता है तो इमोशंस आर ऑलवेज साइकोटिक, सो लीव इट, नेवर कंसिडर. एग्री? या. So our emotions are ultimately controlled by genetic makeup. The tolerances or environmental stress will determine what kind of constitution we are dealing with. Another crucial point to understand the type of constitution of the patient. Now we have understood that protein synthesized by gene gives basic character of person. The non-disease character or innate character of person is expressed by mild, timid, courageous, religious, deceitful, miser, squanderer, slow, fast, dull, intelligent, strong willed, weak willed, etc. तो ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? उस प्रोटीन से, जो लिक्विड प्रोटीन से जो उस जीन्स में सिंथेसाइज हुई. हैरिसन सेज मोर देन 1/5, कल देखा था हमने कि ये 1/5 प्रोटीन ही ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअलाइज करते हैं पर्सन को, एक में को एक दूसरे से अलग करते हैं, और वो 1/5 प्रोटीन ही हमें कंसिडर करने होते हैं. सो 1/5 प्रोटीन्स ऑफ टोटल प्रोटीन्स एंड हेंस जीन्स
in each human being exists in a form that differs from one present in majority of the population. तो देखो इतने सारे प्रोटीन्स में से खाली 25% प्रोटीन्स ही हमारे काम के हैं, बाकी 75% प्रोटीन्स हमारे काम के नहीं है. दिस रिमार्केबल जेनेटिक वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म अमॉन्ग नॉर्मल This remarkable genetic variability or polymorphism among normal people accounts for normal variation in body traits such as height, structure, intelligence, mind and body, and blood pressure, that is physicals. These genetic differences also determine the ability of each individual to meet environmental challenges, including those that produce disease. All human diseases can be considered to result from an interaction between an individual's unique genetic makeup and the environment. Yes. So to understand a basic man, we must observe the patient from his structure, behavior and his tolerances to environmental stress, physical and mental. Tolerances में उसकी sensitivity भी आएगी. So this shows that genetically every individual is a different individual. तो यहाँ तक समझ में आया? So Dr. Hahnemann was the first in the field of science to say that every individual is a different and every person in this world is born with सोरा. तो ये कैसे कि हर कोई सोरा लेके बॉर्न होता है? ये कैसे समझना कि हर कोई सोरा लेके बॉर्न होता है? लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि जो बच्चे बाय सिजेरियन बॉर्न होते हैं, दे मे हैव सिफिलिटिक ट्रेट्स, उनको कोई ना कोई सिफिलिटिक डिजीज होता ही है. तो सोरा लेके बॉर्न होता है मतलब उनमें डॉर्मेंट क्या होगा? सोरा होगा. अगर वो जेनेटिकली बाय पेरेंट्स से अगर वो सिफिलिटिक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट सिम्टम्स लेके आता है, कुछ डोमिनेंट डिजीज भी लेके आता है, तो लेकिन उसमें सोरा बेसिक होने की वजह से उसके स्टार्टिंग डिजीज के स्टार्टिंग सोरा पर से ही होगी. पहले इन्फ्लामेशन होगा कुछ ना कुछ, उसके बाद डायरेक्ट कन्वर्ट होगा सिफिलिस में. तो तब वो सिफिलिटिक डिजीज जो सिफिलिटिक ट्रेट्स वो बाय बर्थ लेके आया है, वो जीन्स कैरी किया है, वो फ्लुएंस हो जाएंगे. तो इसीलिए कहा है हैनेमन ने कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज बोर्न विथ सोरा, क्योंकि सोरा के बिगर तो किसी डिजीज की शुरुआत नहीं होगी. सबसे पहले होगा वहां पे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, देन कन्वर्टेड इनटू साइकोटिक और डायरेक्ट सिफिलिस, which remains dormant. It is the future environment in which sora is exposed will exhibit or manifest symptoms according to person's inherited tendency. Yes. तो उसने जो inherited traits लेके आया है पेरेंट्स से, तो वही symptoms manifest होंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? तो सोरा से. So today's modern science says the same thing what Hahnemann said about 200 years. देखो आप पैथोलॉजी में क्या कहा है? पैथोलॉजी में यही कहा है कि हर डिजीज की शुरुआत इन्फ्लामेशन से होती है. दैट मीन्स सोरा, कि हर डिजीज की शुरुआत सोरा से होगी और सोरा लेके ही हर इंसान बर्थ लेगा. So theory and belief of our master Dr. Hahnemann is proved now in scientific way. We need to correlate our entire homeopathic mainstay in such or similar manner to make homeopathy more precise and scientific in present and future era. तो इसी साइंस का हमें हेल्प लेके होम्योपैथी को और साइंटिफिक बनाना है और प्रिसाइज बनाना है. As said earlier, genes not only control the heredity, but the same genes also control the day-to-day activity, functions and reproduction of the cell. The genes
control day-to-day activity, that is they organize the normal mechanism of the cell. In addition to this, the same genes also control the growth or reproduction of the cell. Yes, तो देखो अगर डे टू डे एक्टिविटी चलाना है, ऑर्गेनाइज करना है, फंक्शन करना है, दैट इज सोरा। मतलब ये जीन्स हर दिन का काम करना होता है, जीन्स में ये सब इनकोडेड होता है कि शुरुआत कैसे की जाए, दैट इज द फंक्शन एक्टिविटी, दैट इज सोरा। मतलब सोरा उसमें होता ही है। देन उसके बाद फंक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक्टिविटी हो गई, इसके बाद आगे का पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, ग्रोथ का, आल्सो कंट्रोल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो अगर अकॉर्डिंग टू एज देखा जाए तो हम क्या करते हैं, अप टू 20 इयर्स ऑफ एज हर कोई बच्चा जब से बर्थ लेता है तो 20 तक का होने तक का उसका मेन क्या चलता है, दैट इज एजुकेशन, है ना। सीखना 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 सीखना, फंक्शन, एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोरा। तो ये जो एज होता है दैट इज सोरिक एज, और जो एक्टिविटी होती है दैट इज सोरिक एक्टिविटी। फिर 20 के बाद उसका एजुकेशन कंप्लीट, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, अर्निंग, है ना। और जैसे ही बच्चा अर्निंग पे लगता है तो सब पेरेंट्स के माइंड में क्या सवाल आता है, क्या आइडिया आती है, 2 4, है ना, म्हणजेच ग्रोथ, है ना। अर्निंग इज आल्सो ग्रोथ, दैट इज साइकोसिस। और ये साइकोसिस चलता है अप टू 40, 45 टू 50, एंड उसके बाद होता है फिर डीजनरेशन स्टार्ट, दैट इज डिस्ट्रक्शन। तो डीजनरेशन जब 50 के बाद शुरू होगा इज द सिफिलिटिक माइज्म, कि ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शंस, बॉडी के ऑर्गन के फंक्शंस, सेल्स के फंक्शंस, टिश्यू के फंक्शन धीरे धीरे लूज होते जाते, कम होते जाते हैं, और कुछ ना कुछ सिफिलिटिक डिजीज वहां पे होना शुरू हो जाता है, दैट इज द सिफिलिस। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है इन जीन्स, इन प्रोटीन्स। तो तीनों माइज्म की इनडायरेक्टली डेफिनेशन सर ने यहां बता दी कि सोरा मतलब फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, साइकोसिस मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एंड सिफिलिस मतलब डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन। और उसमें मैंने अकॉर्डिंग टू एज भी आपको बता दिया, मतलब एज भी अकॉर्डिंग टू माइज्म होता है। आप देखो डिजीजेस भी अकॉर्डिंग टू एज होंगे, अकॉर्डिंग टू माइज्म होंगे। अप टू 20 देखो मोस्ट कॉमनली सोरिक डिजीजेस होते हैं, कोल्ड कोराइजा होगा, कुछ इन्फ्लामेशन होगा, राइट, राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, यूरेथ्राइटिस, दीज आर ऑल सोरिक डिजीज, अप टू 20 होते हैं। 20 के बाद फिर साइकोसिस जैसे ही बढ़ेगा, अर्निंग जैसे ही बढ़ेगा, पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन शुरू हो जाएगा, थायराइड, है ना, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, देन धीरे धीरे डायबिटीज, शुगर बढ़ना शुरू। तो दिस इज साइकोटिक डिजीज अकॉर्डिंग टू एज, एंड आफ्टर 50 दैट इज सिफिलिस। सो दिस इज the short introduction of miasm. Now the cell has 3 basic functions. The cell has 3 basic characteristics functions. एक growth और reproduction, that is psychosis. Organization, that is sora. Organization, activity or day-to-day function is sora. एंड डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन इज सिफिलिस। तो देखो फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज डिस्ट्रक्शन। एंड ये तीनों का भी हम फर्स्ट लेटर अगर लेते हैं तो GOD बनता है, ग्रोथ से G, O से ऑर्गेनाइजेशन, D से डिजनरेशन। तो GOD मीन्स GOD गॉड। देखो हम कहाँ जा रहे हैं, वाई होम्योपैथी इज अ स्पिरिचुअल साइंस, वाई होम्योपैथी इज अ स्पिरिचुअल साइंस। क्यों कहा है डायनेमिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, लॉजिकल साइंस? तो उसकी वजह यह है
कि जो हमारे तीनों भी मायाज़म आए हैं, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, it comes from God, and our God, main God are three, that is ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देखो शुरुआत भी हम जब भी इनको कहते हैं तो ब्रह्मा से ही क्यों कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु महेश ब्रह्मा नहीं कहते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजेनरेशन, दैट इज द GOD, गॉड। तो देखो अगर ये गॉड से आए हैं मायाज़म, तो अल्टीमेटली गॉड को भी मायाज़म हो गई। ये गॉड भी, तीनों जो गॉड है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ गॉड जो है, ये तीन जो मानते हैं हम, ये भी मायाज़म में होंगे। तो आप देखो ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, है ना, इट इज द मेन क्रिएटर। किसी को अगर बच्चा चाहिए, गजानन महाराज के विजय ग्रंथ में कहा है, जब गजानन महाराज को एक लेडी बच्चा मांगने जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि तुझे वो लड़का दे, क्योंकि रिप्रोडक्शन की देवता कौन है? जिसको हम पिता माँ ब्रह्मा कहते हैं ना। तो हर किसी को बर्थ देने वाले हैं ब्रह्मा, दैट मीन्स द गॉड ऑफ साइकोसिस। और आप देखो उनका लुक, उनको ऑलरेडी 3 हेड है, दैट इज द ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ। वो 2 हेड का कुछ काम है क्या? आपने अगर कुछ पढ़ा होगा इनके जो भी इनके बारे में लिखा है, जो भी बुक्स में, वो बुक्स अगर आपने पढ़े हैं ऑटोबायोग्राफी ब्रह्मा जी की, तो उसमें लिखा है क्या कि 2 हेड का कुछ काम है करके, कुछ फंक्शन है। मेरे पढ़ने में नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किसी ने पढ़ा होगा तो बोल सकते हैं। इट इज ओनली एक्सेस ग्रोथ, कोई फंक्शन नहीं, दैट इज द साइकोसिस। तो दिस इज द गॉड ऑफ साइकोसिस, ब्रह्मा। देखो साइकोसिस कहां से आया? मायाज़म, ब्रह्मा से। देन ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी कौन चलाता है? हर किसी के हाथ को काम, सृष्टि चलाना, सृष्टि को ऑर्गेनाइज करना किसका काम है? विष्णु। यस, उनका लुक देखो, इट इज क्यूट लुक, फंक्शन है ना, कि सृष्टि को चलाना, ऑर्गेनाइज करना, दैट इज द सोरा। तो सोरा की देवता कौन है? गॉड ऑफ सोरा इज विष्णु, एंड द गॉड ऑफ सिफिलिस, दैट इज डिस्ट्रक्शन। जब भी धरती पे कुछ हुआ, किसी राक्षस का आतंक हुआ, किसी ने कुछ आतंक फैलाया, तो ये दोनों भी, विष्णु और ब्रह्मा, कहाँ जाते थे? महेश जी के पास, कि ये हमारे को इनसे बचाओ। और विष्णु ब्रह्मा का काम है डिस्ट्रक्शन, शिव जी का काम है डिस्ट्रक्शन। और उनका लुक भी देखो, सिफिलिटिक लुक, प्योर, गले में स्नेक। रहना कहाँ रहते शिव जी? नो, नॉट इन हिमालय, मशान, है ना? यस। तो दैट इज सिफिलिटिक। आंकु भस्म लगाते, मरे हुए इंसान की राख, इज सिफिलिटिक। उनकी सेना कौन सी है? सब भूत, मरे हुए इंसान, राक्षस। तो दिस इज द गॉड ऑफ सिफिलिस। तो देखो ये तीनों भी मायाज़म ओरिजिनली कहाँ से आए हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गॉड से। इसीलिए होम्योपैथी इज अ स्पिरिचुअल साइंस। अब आप ये सोचो कि ये कितना पुराना है मायाज़म, और अभी लोग बोलते कि हम मायाज़म कंसिडर नहीं करते, मायाज़म कुछ नहीं है,
फालतू चीज है। लेकिन माइज्म कब से है धरती पे? जब से ये गॉड आए तब से माइज्म धरती पे। ये गॉड ही लेके आए माइज्म को। तो अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो आप देखो कि सही में रियली होम्योपैथी इज अ ग्रेट साइंस, मिस्टिकल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, एंड अल्टीमेटली इट इज अ डायनेमिक साइंस। क्योंकि हमारे मेडिसिन में ओनली डायनेमिक पावर होती है और डायनेमिकली ही एक्ट होती है बॉडी पे। So this is like God having three functions of nature, generation, generator, organizer and destroyer. तो समझ में आया आपके GOD? Therefore, as described by Hahnemann, there can be only three miasms GOD, namely Sora, psychosis and syphilis related to human life and disease. No pseudo, false or fancy miasms like cancerous miasm, tubercular miasm. No, these are false miasm, fancy miasms. We at Productive Homeopathy hope to rectify all that is wrong in the homeopathic clan. Yes, when we take history, we note down all events in details regarding patient status in health, disease and relevant history of his family, past history, etc. to make a full and rounded case. However, unfortunately, the artistic part has been overriding the scientific part. Therefore, in a given single case, if we ask 10 different homeopaths, nearly all of them will arrive at a different remedy altogether. Yes. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्टिक पार्ट हैज बीन ओवरराइडिंग द साइंटिफिक पार्ट। और ये ट्रू है। आप देखो 10 होम्योपैथ लो, एक केस दो, 10 ही होम्योपैथ की मेडिसिन अलग अलग आएंगी, क्योंकि हर किसी का कंसिडरेशन अलग अलग होगा। अगर यही चीज अगर इसके उलट हो जाए कि सबका नॉलेज एक जैसा हो, तो all homeopaths will arrive at a same remedy, right? Yes. So इसके लिए जरूरी है approach, knowledge of approach. As every homeopath has their own derived artistic approach and explanation for their conclusion of arriving a constitutional medicine. Yes. Nevertheless, we have given them only one patient. Someone is prescribing on pathology or organic changes. Another one is considering only mentals of case by explaining that mind is the base of man. Another says, I prefer to PQRS of the case. This forms the totality. If it is of no use of taking big jargon of symptoms from the mind and the particulars of the body, someone will view it from temperament alone. सबका अलग अलग व्यू होगा प्रिस्क्रिप्शन का, प्रिस्क्राइब करने का। हर कोई अपना अपना कंसिडरेशन लगाता है। So according to Dr. Hahnemann, every individual is a different individual, but here we see that in one individual there are 10 different individuals. Oh, so much confusing, is not it? Now, which is the correct or the only constitutional remedy, which is perfectly matching one as per homeopathic laws. All the above mentioned approaches are unhomeopathic. They furnish partial totality as they do not furnish the morbid totality. Yes, सब ने partial totality निकाली, which characterize the patient. They may remove the symptoms and may not restore the health to the patient. और सबका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो कैसा होगा? पार्शियल सिमिलिमम, एक का भी जीसीएस नहीं होगा।
So we must have some method, proved and tested scientific method, by following which all we arrive at only one constitutional medicine for one individual. और इसके लिए जरूरी है the same knowledge, the approach, the knowledge of genetics, knowledge of embryology, knowledge of anatomy, physiology, pathology, biochemistry, and most important is knowledge of. So predictive homeopathy has applied the latest science about the final truth of the living beings, the genes, to understand the mind and body in a homeopathic way. This opens up the new window to understand and consider the sick man, the structure of hair, color of eyes, shape of nose, face and body as whole. To read face of every individual and body language in disease and even death and even health. Certain way to pick up the symptoms that characterizes the patient. A new, better and more scientific way to arrive at simillimum, and as a result prescribing is made easy. Body language and expression on the face is the true reflection of interior man. जब आप हिस्ट्री लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो ऑलवेज पेशेंट के चेहरे की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ही बताएंगे आपको कि इसके अंदर क्या है, अंदर कौन छुपा है, माइल्ड मैन है कि एंग्री मैन है। इसीलिए हम जब पेशेंट को एक्चुअली राइट वे क्या है हिस्ट्री टेकिंग का, कि पहले पेशेंट की हिस्ट्री पूरी सुन लो, उसको जब आप इंटरैक्शन कर रहे हैं तो उसके चेहरे की तरफ देखो, उसके एक्शंस की तरफ देखो, उसके एक्सप्रेशन के तरफ देखो, और पूरा केस सुनने के बाद, उससे पूरा समझ लेने के बाद आप भले ही आधा घंटा लिखने को दो, फिर आप उस केस को राइट डाउन करो। दिस इज द राइट वे। लेकिन हाँ, वो बताते रहता, आप नीचे मुंडी करके लिखते रहते, दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपको कभी पता नहीं चलेगा। उसने एक आधा स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्सप्रेशन आपके सामने एग्जिबिट भी किया, लेकिन आपका ध्यान नहीं, मिस हो गया। हो सकता है उसका वो strong genetic disposition हो। So the body language and expression on the face is the true reflection of the interior of man. The man is prior to the organs. Yes, the man is prior to the organs. This gives us information regarding will and intellect. The will is expressed in the face. The will is expressed in the face. Its result is implanted on the countenance. The combination of these two, the will and understanding, constitutes the man. Yes, they have stamp on their face. The countenance is expression of the heart. To get the morbid totality in each case, we should consider the structure, will, intellect, emotions, innate nature, reactions to environmental stress, mental and physical, energy or the speed of patient. Why the speed of patient? Speed of patient क्यों कंसिडर करना है? Anyone? Not acting. इसको हम acting नहीं कह सकते। Some medicines have slow speed and some medicines have fast speed and some medicines have medium speed. उसी तरह से जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि some peoples are fast in speed, some are medium and some are very slow, like Baraita, Calcarea, then fast speed वाले Mercury, Tuberculinum. Yes, so इसीलिए
इसीलिए स्पीड कंसिडरेशन, स्पीड लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने स्पीड कंसिडर नहीं की, पेशेंट कलक्रिया है मतलब स्लो स्पीड वाला है और आप उसको मर्क्यूरी दे रहे तो इट नेवर एक्ट। अगर स्लो स्पीड है तो आपको स्लो स्पीड वाली ही मेडिसिन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट? यस। So physical general traits, that is miasm to the patient, all these are ultimately the expression of man, that is the expression of genetic code, genes. Morbidity totality based on this new scientific concept leads to selection of the correct simillimum. With this approach to any given case, all homeopaths are likely to arrive at one simillimum. अगर हम इस तरह से केस लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ही हम सब होम्योपैथ एक मेडिसिन, सेम मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली क्यूरिंग द पेशेंट विल रिमूव द सिम्टम एंड रिस्टोर द हेल्थ ऑफ पेशेंट। This is called complete cure. So at any one given point of time, only few genes out of 100 trillion genes are active, that is de-repressed genes. They express the real man. The totality which we consider is expression of these de-repressed genes. The inactive or repressed genes may become active in several grief, insults, wounded pride or ego. Yes. तो देखो यहाँ पे जीन्स का दिया है कि हमारे अंदर 100 ट्राइलियंस जीन्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ डी रिप्रेस होते हैं, कुछ रिप्रेस होते हैं। तो डी रिप्रेस और रिप्रेस कौन एक्सप्लेन करेगा? फास्ट, डी रिप्रेस जीन्स और रिप्रेस जीन्स। De-repressed genes means inactive genes and repressed genes means de-repressed genes means active genes and repressed genes means inactive genes. तो बाय बर्थ हमारे में दोनों भी जीन्स होते हैं, लेकिन आप देखो कि बेस्ट एग्जांपल अगर हमें देखना है कि अगर हम बोलते हैं कि बहुत से डिजीज हेरिडेटरी होते हैं, पेरेंट्स से ही बच्चों में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर दोनों पेरेंट्स को कैंसर होके गया है तो बच्चों को कैंसर होगा नेसेसरी है? नो। अगर उनको 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को कैंसर होना चाहिए, क्योंकि वही जीन्स आए तीनों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है तीनों को भी ना हो या फिर एक को हो जाए एट द लास्ट डेज ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या है? जीन्स तो तीनों में भी आए हैं, लेकिन कैसे है? रिप्रेस जीन्स है, एक्टिव जीन्स नहीं है। जब वो एक्टिव होंगे, और वो एक्टिव होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉजेटिव फैक्टर, दैट इज वी से कॉन्फ्लिक्ट। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आएगा, वो जीन्स स्टिमुलेट होंगे और उसको वो कैंसर हो सकता है। मतलब वो जीन्स एक्टिव बनेंगे, डीएक्टिव से एक्टिव बनेंगे और उसे वो डिजीज हो सकता है। इसलिए उसको एक्टिव करने के लिए, मतलब इनएक्टिव और रिप्रेस जीन्स में बिकम एक्टिव इन सीवियर ग्रिप। देखो कि माइंड ही only one responsible organ है in our body to create each and every disease. माइंड में क्या? तो जैसे हमने वो 5 एंजल्स देखे थे, एड्रेनालिन है ना, सेरोटोनिन, देन इपिनेफ्रिन, डोपामिन एटसेट्रा। तो ये ही वो हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जिससे डिजीज होते हैं, जो डिजीज क्रिएट करते हैं। तो ये कब होता है? ये हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन ज्यादा होगा तो बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? इन द फॉर्म ऑफ ग्रीफ, इंसल्ट, वुंडेड प्राइड और ईगो, सप्रेस एंगर, वैक्सीनेशंस। यस, again factor is vaccinations are also
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से भी बहुत से जीन्स एक्टिव होते हैं। आप देखो कोरोना के बाद कौन सा इंजेक्शन दे रहे थे? रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर से क्या प्रॉब्लम्स आए? म्यूकोरमाइकोसिस, यस, फंगल इन्फेक्शंस, जो किसी को पता भी नहीं था कि म्यूकोरमाइकोसिस लाइक डिजीजेज होते हैं। तो वो एंटीबायोटिक की वजह से वो जीन स्टिमुलेटेड हुए और एक्टिव होके वो डिजीज हुए, राइट। सो किन किन होम्योपैथ ने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ट्रीट किए? किसी ने की है एक आधी केस। आप सब लोग अपने अपने घर में हैं, कंफर्टेबली बैठे होंगे, या फिर कोई लोग अपने क्लिनिक में होंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सब ऐसे पोजीशन में है कि आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो ऑन करके सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। मेरे सामने सब खिड़कियां बंद है, एक की भी खिड़की खुली नहीं है। तो अगर आप लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो मुझे भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा कि चलो आप लोग इंटरेस्टिंगली और इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं अकेला बोलते जा रहा हूँ, है ना। काफिला बहुत बड़ा है, लेकिन सब वो एक ही बैल आगे चल रहा है और बाकी के सब नीचे मुंडी डाल के चल रहे हैं। ऐसा नहीं होने को ना। यस, ओके। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोगों के एक्सप्रेशन, चीयरिंग भी होना चाहिए, है ना। तो जब चीयरिंग होता है तो और भी आइडियाज़ माइंड में आते हैं, और भी आइडियाज़, और भी एक्सप्लेनेशन, और भी एग्जाम्पल जो भी एक्सपीरियंस से आए हैं वो भी सामने आएंगे। इसलिए वीडियो ऑन करके बैठिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। So vaccination, use of antibiotics and environmental stress. Yes, environmental stress also responsible for diseases. The cause of elements in same person, now you get a different or change constitution, but by at large this is likely to be remedy in relationship of the former. Very interesting thing to understand why our remedies have complementary, compatible, antidotal or followed by relations. Yes, when we understand a basic constitution, our task become very easy to deal with in acute, severe ailments and even useful in emergencies. For example, pulsatilla constitution may come up in acute disease resembling silica, jalcium, calcarea, chamomilla, etc. आप देखो बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मर्क्यूरी का है, कॉन्स्टिट्यूशन मर्क्यूरी का है, लेकिन जब वो एक्यूट में आता है तो पल्सिटिला निकलता है, एक्यूट में आता है तो बेलाडोना निकलता है। तो इसीलिए मेडिसिन रेमेडी रिलेशनशिप मस्ट है, और वो भी हमें पता होनी चाहिए और यूज करते आनी चाहिए। This is so because homeopathy is a complete science and it understood well. It is purely mathematics. Homeopathy is easy. तो homeopathy is a mathematics. ये डॉक्टर विजयकर सर ने ही कहा है सिर्फ। Very few people have realized that simillimum acts at genetic level. ये खाली विजय सर की थीम है। विजयकर सर ने ही एक्सप्लेन किया है कि हाउ आवर मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट्स ऑन द जीन्स, इट एक्ट्स बियॉन्ड ऑर्गन्स. Dr. Vijayakar, the founder and leader of predictive homeopathy, has coined the new word as genetic constitutional simillimum to denote the whole
above mentioned theory to me. Dr. Vijayakar is the first in the field of homeopathy who has applied the science of the human body to make homeopathy more precise and scientific. तो आज का चैप्टर समझ में आया, मेकअप ऑफ मैन, राइट। तो मेकअप ऑफ मैन से हमने ये सीखा कि हाउ आवर मेडिसिन एक्ट ऑन द जीन्स, सिंथेसाइज प्रोटीन्स, राइट। सो दिस वाज टुडेज सेशन। आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कोई क्वेरी होंगी, कोई डाउट होगा, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक 10 मिनट में मैं वो केस आपको डिस्क्राइब करूंगा। किसी को पूछना है, बोलना है, बताना है फास्ट, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली केस पे चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, नियर अबाउट 1.5 घंटा हो रहा है हमें। ओके, तो केस पे चले डायरेक्ट। यस, तो क्या केस, हाँ बोलिए। या जेव्हा आपण हिस्ट्री घेतो, ये जो सर आप आईफोन, आपका नाम आ रहा है, आपका नाम लिखिए, आईफोन, यस आपका नाम लिखिए। तो हाँ, इमोशंस एंड रिएक्शंस कैसे पहचानना। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें एक क्वेश्चन पूछना होता है पेशेंट को, और वो क्वेश्चन होता है कि आपको कैसा लगा। हाँ, तो आपको कैसा लगा ये हो गया इमोशन, फीलिंग। वही क्वेश्चन, ये जो आपने पूछा, दैट इज अ रॉन्ग वे टू आस्क द क्वेश्चन। वही क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछना चाहिए, उस वक्त आपने क्या किया। इट विल गिव अस रिएक्शन। तो अगर पेशेंट बोलता है कि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया, तो ये आपने उसका इमोशन कंसिडर किया, उसका फीलिंग कंसिडर किया। तो हमें फीलिंग और इमोशंस नहीं लेने होते। अगर आप उसको ये पूछते हैं कि उस वक्त आपने क्या किया, तो वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां से निकल गया। तो ये हो गई उसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या आई, डिस्करेज, रिजाइन कर दिया उसने और निकल गया। दैट इज रिजाइन एंड डिस्करेज। तो रिएक्शन और इमोशन में इतना बड़ा काफी डिफरेंस होता है, इसलिए इमोशंस कभी कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर करना है रिएक्शन। राइट, समझ में आया? डाउट क्लियर? ओके, थैंक यू। तो हमारी केस थे यूरेथ्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट। तो जब पेशेंट आया था तो पेशेंट को मैंने थोड़े शॉर्ट सिम्टम बताए थे शायद आपको। पेशेंट को काफ़ी पस सेल्स थे यूरिन में, सोडियम लेवल 125 थी, पोटेशियम 3 था, उसके बाद बैक्टीरिया +++ और प्रोटीन लॉस +++। जब पेशेंट आया उस वक्त का उसका रिपोर्ट था, और पेशेंट के सिम्टम्स मैंने